गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो हम ऑटोइम्यूनिटी तक पढ़ चुके थे। अभी हमने पढ़ना था इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ये काम करता है, या फिर वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। तो देखो, इम्यून सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। कुछ टिश्यू भी होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेल होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा जो स्पेसिफिक चीज़ होती है जो हमने पढ़नी है वो एंटीबॉडीज़। इसकी स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं। एंटीबॉडीज़ जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इम्यून सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो क्या बताना है? इम्यून सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड soluble molecules like antibodies। तो ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत ही आईएमपी या फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके अगेंस्ट? एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट, ऑटो इम्यून डिजीज़ के अगेंस्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ये इम्यून सिस्टम एक आईएमपी या फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या हैं। देखो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। और लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में और थाइमस में। बोन मैरो और थाइमस में, ठीक है। और ये मैच्योर होने तक वहीं पे रहते हैं। कहाँ पे? बोन मैरो में और थाइमस में। तो बोन मैरो और थाइमस हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सबसे पहले या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं और इसमें लिम्फोसाइट सेल बनते हैं और मैच्योरेशन तक यहीं पे रहते हैं। फिर है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और अपेंडिक्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देखो, ये पेयर्स, पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। ये होते क्या हैं? ये कुछ स्मॉल टाइप के सेल होते हैं जो ग्रुप वाइज थोड़े से यहाँ पाए जाते हैं, थोड़े से यहाँ पाए जाते हैं। पैचेस में होता है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में और अपेंडिक्स में। पेयर्स, पैचेस, ये भी कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको इनएक्टिव करते हैं। लिम्फोसाइट्स आर इंटरेक्ट विद एंटीजन्स इन द सेकेंडरी ऑर्गन्स। और कहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से? सेकेंडरी ऑर्गन्स में। प्राइमरी ऑर्गन्स में सिर्फ वो प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर होते हैं। तो फिर बोन मैरो क्या होती है? तो ये हमारा मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे हमारी बॉडी के सारे सेल बनते हैं। लिम्फोसाइट्स भी वहीं पे बनते हैं। तो ये बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है और बी फॉर बर्सा या बोन मैरो होता है। थाइमस जो होते हैं ये भी हमारे पास लोब्ड ऑर्गन्स होते हैं और ये हार्ट के पास एक ग्लैंड होती है, हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये उसमें थाइमस सेल या फिर टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ये बर्थ के टाइम तो ग्लैंड बहुत बड़ी होती है और जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे इस ग्लैंड का साइज़ कम होता जाता है। और प्यूबर्टी के टाइम तो ये वेरी स्मॉल या फिर बहुत ही छोटी रह जाती है और एजिंग में या फिर ओल्ड एज में ये डिसअपीयर हो जाती है, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो थाइमस प्रोड्यूस क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स, टी फॉर थाइमस, टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। स्प्लीन क्या होता है? तो स्प्लीन हमारी बॉडी में लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है और इसमें लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स दोनों पाए जाते हैं। ये काम क्या करता है? तो ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को ट्रैप करने का काम करता है, उनको पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। और इसमें
एर्थ्रोसाइट्स बहुत होते हैं क्योंकि ये फिल्टर करता है ब्लड को, तो एर्थ्रोसाइट्स इसके में से बहुत सारा ब्लड पास होता है। तो देखो इसलिए इसको रिजर्वॉयर ऑफ एर्थ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में रिजर्वॉयर ऑफ एर्थ्रोसाइट्स नाम का कौन सा ऑर्गन है, तो वो स्प्लीन होता है। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स क्या होता है, ये भी हमारी बॉडी में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में, उनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और इनका भी काम होता है एंटीजन्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना। कहाँ से? टिश्यू फ्लूइड से या लिम्फ से। और ये क्या करते हैं, ये एंटीजन्स वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं और उसको इनएक्टिवेट, या फिर उनको इनएक्टिवेट बोलो या फिर बोलो कि एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो एंटीजन को किल कर दे। तो लास्ट जो हमारे पास हमारी बॉडी का ऑर्गन है वो है माल्ट। माल्ट क्या होता है? म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। माल्ट की फुल फॉर्म IMP है, इसको याद रखना है। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ट्रैक, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, इनके लाइनिंग्स, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारी लिम्फॉइड टिश्यू का 50% तो यही होता है माल्ट। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो चुका है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इसके बाद हम एड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि हमारी डिज़ीज़ है, पॉपुलर डिज़ीज़ है, जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एड्स की आपको डेफिनेशन फुल फॉर्म याद रखनी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी, S फॉर सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या होता है? तो सिंड्रोम, हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को सिंड्रोम बोलते हैं, याद रखना है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। ये फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था 1981 में। इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था कब? 1981 में। और ये किसकी वजह से होती है? तो HIV की वजह से होती है। तो HIV एक वायरस होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV कौन सा वायरस होता है, कहाँ से आया है, किसका मेंबर है? तो याद रखोगे, ये रेट्रो वायरस नाम का ग्रुप होता है वायरसेस का, उनका ही एक मेंबर होता है। HIV किन वायरस का मेंबर होता है? रेट्रो वायरस होता है, जिनके पास RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हम उसके बाद हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो सबसे पहले कि ये एड्स ट्रांसमिट एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती कैसे है? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फैलने के चांसेस होते हैं, ये ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से। सेकेंड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। अगर कोई ब्लड किसी एड्स वाले पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो हेल्दी पर्सन को भी एड्स होने के चांसेस है। शेयरिंग नीडल्स ड्यूरिंग इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़। ये जो ड्रग वगैरह लेते हैं, ड्रग के इंजेक्शन से लगाते हैं, जब वो एक ही नीडल से या फिर एक ही नीडल को शेयर कर लेते हैं तो उस समय भी ये एड्स फैल सकती है। इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर ये देखो क्या होता है कि प्लेसेंटा एक फीटस को कवर करके या फिर प्रोटेक्ट करके रखने वाली एक कवरिंग होती है, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह बेबी तक डिलीवर होता है। तो ये जो HIV नाम का वायरस होता है, ये उस प्लेसेंटा के थ्रू पास होकर बेबी की या फिर बेबी के ब्लड में जा सकता है और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर इन केस मदर को इन्फेक्शन हुई तो, एड्स हुई तो, इट स्प्रेड ओनली थ्रू फ्लूइड्स। और याद रखना है कि HIV के वायरस फ्लूइड्स के थ्रू ही फैलता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट, हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से ऐसे नहीं फैलता है। ये सिर्फ फ्लूइड का ट्रांसफ़र होने से ही फैलता है। और फ्लूइड क्या होता है? जैसे कि हमारा ब्लड, ये हमारा ब्लड फ्लूइड है। तो HIV वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है उसके बाद में वो कितने दिनों के बाद सिम्टम्स देता है, तो इस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो HIV का वायरस जब बॉडी में एंट्री करता है तो या तो वो 1 मंथ में या फ्यू मंथ में सिम्टम्स दे देगा, या फिर वो
मैन ईयर्स के बाद भी सिम्टम्स दे सकता है, ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और ईयर्स में कितना लिखा है, तो ये 5 से 10 साल बाद भी अपने आप को शो कर सकता है। तो हाउ टू इन्फेक्ट ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में इसका क्या इन्फेक्ट होता है, कैसे इन्फेक्शन बोल सकते हैं, ये कैसे प्रभावित करती है हमारी बॉडी को। देखो, ये HIV का वायरस जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में एंट्री करता है तो ये मैक्रोफेजेस हमारे सेल बॉडी में होते हैं जो किसी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल को खाते हैं। मैक्रोफेजेस वो हमारी बॉडी में सेल होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को खाते हैं। तो जैसे ही HIV का वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये मैक्रोफेजेस को खा जाता है। सबसे पहले ये उनको ही खा जाता है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी होती है, तो ये सबसे पहले इम्यूनिटी को खाना शुरू करता है। मैक्रोफेजेस सेल में क्या करता है ये जाके, तो मैक्रोफेजेस सेल में जाके ये अपने RNA को ट्रांसक्राइब करता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है RNA से DNA का बनना। जब हम RNA से DNA को बनाते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसके पास तो RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ये मैक्रोफेजेस सेल में जाके अपने RNA से DNA बना लेता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये RNA से DNA बना रहा है। तो देखो, इसको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अभी इसके पास DNA बन चुका है, तो अभी ये DNA बन चुका है तो ये अपना वायरल DNA दूसरे होस्ट सेल में एंटर कर देगा और उनको इन्फेक्ट करेगा। और ऐसे ही इन्फेक्ट करता करता ये बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स को डेवलप कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है बॉडी में। और ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं वायरस कॉन्टीन्यूसली। मैक्रोफेजेस सेल में वायरस कॉन्टीन्यूसली डेवलप होता रहता है, इसलिए मैक्रोफेजेस को हम HIV फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस में वायरस बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता रहता है। एट सम टाइम HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T सेल्स। देखो, हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी में एक सेल होते हैं हेल्पर T सेल्स। इनका काम क्या होता है कि जैसे ये बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी के अंदर देखते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को जगा देते हैं, अवेक कर देते हैं और हमारी इम्यूनिटी उस फॉरेन पार्टिकल को खा जाती है। तो HIV मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करने के बाद में सीधा पकड़ता है T लिम्फोसाइट्स को, ताकि ये इम्यूनिटी को अवेक ना कर पाएँ। तो ये उनको क्या करता है, उनमें एंटर करता है और वहाँ पे भी उनके DNA को यूज करके अपनी प्रोजेनी को, वायरस को बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से T सेल्स का नंबर हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अभी जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है और वो बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है इन्फेक्शंस के प्रति। अभी उसको कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम जो टाइफॉइड या फिर टेटनी कॉज करता है, वो इसको जल्दी से आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। कोई और वायरस भी इसको इन्फेक्ट कर सकता है, फंजाई भी इन्फेक्ट कर सकती है, पैरासाइट भी इन्फेक्ट कर सकता है। पैरासाइट कौन सा, टॉक्सोप्लाज्म, याद रखना है ये भी, टॉक्सोप्लाज्म पैरासाइट जो किलर सेल्स के कम होने से इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को। और भी कुछ सिम्टम्स हैं तो इसमें फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। तो इसके लिए कोई टेस्ट है? हाँ, इसके लिए जो टेस्ट है उसका नाम है इलाइज़ा। इलाइज़ा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इलाइज़ा को आपने याद रखना है कि ये एड्स के लिए टेस्ट होता है और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है एड्स का, तो एंटी रिट्रोवायरल नाम की ड्रग्स होती है जो ज़्यादा टोटली तो पूरी तरह से तो नहीं इफेक्टिव होती है, लेकिन पार्शली इफेक्टिव होती है एड्स के ऊपर। एड्स के प्रिवेंशंस क्या है, तो एड्स का तो नॉर्मली कोई क्योर नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर हम इग्नोर करेंगे तो डिजीज़ हो सकती है, डाई भी हो सकता है, आदमी कोई मर भी सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास प्रिवेंशन के लिए 2 संस्थाएं हैं। पहली कौन सी है, NaCO, दूसरी कौन सी है, NGOS। देखो, एड्स से बचने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कैंप्स या फिर एजुकेट किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो देखो, NaCO क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो एड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। NGOs को आता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही पीपल्स वगैरह को एड्स के बारे में जागरूक करते हैं,
एजुकेट करते हैं। ऐसे ही WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को डेवलप किया हुआ है जो HIV की स्प्रेडिंग को रोकते हैं। तो देखो ब्लड को और क्या प्रिवेंशन है हमारी कि ब्लड बैंक्स में ब्लड को HIV फ्री या सेफ रखा जाए और ये ट्रांसफ्यूजन के टाइम इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। फिर डिस्पोजेबल नीडल्स को यूज़ करो, सिरिंजेस को यूज़ करो, पब्लिक को, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो हर जगह डिस्पोजेबल नीडल्स को या सिरिंज वगैरह को यूज़ करना चाहिए। और हमारे पास है कि कॉन्डम्स वगैरह का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम एड्स वगैरह को सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना और एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV। इन्फेक्टेड पर्सन शुड नॉट हाइड इन्फेक्शन। हाँ, अगर किसी आदमी को इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको छुपानी नहीं चाहिए, उसको डायरेक्टली बता देना चाहिए ताकि वो दूसरे पर्सन या फिर अदर पर्सन को इन्फेक्ट ना करे। इन्फेक्टेड पर्सन नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। देखो क्या होता है कि सोसाइटी में अगर किसी को एड्स वगैरह है तो वो सोसाइटी में अपनी बदनामी से या फिर अपनी बदनामी से डरता है या फिर शर्मसार है, सोसाइटी से को बताने से डरता है। तो क्या होता है कि ये नहीं होना चाहिए, सोसाइटी वालों को उनको सिंपैथी देनी चाहिए कि हाँ, ताकि वो उनको बता सके या फिर किसी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत कर सके और अपना इलाज करवा सके और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन से बचा सके। तो इन्फेक्टेड पर्सन नीड हेल्प, उसको ज़रूरत है हेल्प की, एंड सिंपैथी, हमदर्दी की, इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। ये थी हमारे पास एड्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है कैंसर। तो कैंसर भी मिलियंस इंडियंस को सफ़र कर चुकी है और इसमें बहुत सारे आदमी मेंबर्स मर चुके हैं और हर साल मरते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मली जो सेल ग्रो करता है वो एक रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में करता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो जब ग्रो करते हैं तो वो रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते हैं। लेकिन कैंसर डिजीज़ के केस में क्या होता है कि वो जो सेल होता है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है उसकी ग्रोथ के ऊपर, कोई रेगुलेशन नहीं रहती है सेल की ग्रोथ पर, वो अपनी मर्जी से ग्रो करता है। इन केस ऑफ कैंसर हमारी बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल जो हमारे सेल होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लेकिन जो कैंसर वाले सेल होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। देखते हैं ये प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड में सेल होते हैं वो WBC भी होते हैं, RBC भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एक ही जगह पे फ्लो करते रहते हैं, तो मिक्स अप नहीं होता है। ये नहीं है कि उनमें फ़ाइट होती है कि नहीं ये मेरी प्लेस है वो मेरी प्लेस है, नहीं, ठीक है। वो एक ही फ्लूइड में फ्लो करते रहते हैं आसानी से। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की नाम की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप में कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन जब ये कैंसर वगैरह होती है या कैंसर के सेल होते हैं उनमें ऐसा कोई कंट्रोल वगैरह नहीं होता है, वो कांटेक्ट वगैरह का ऐसी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वो अनकंट्रोल्ड या फिर फ्री हो जाते हैं इस कांटेक्ट इनहिबिशन से, और वो अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ करते हैं जिसको हम ट्यूमर बोलेंगे। कैंसर सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। कैंसरस सेल्स कॉन्टीन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस। हाँ, जब कैंसर सेल कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं तो वहाँ पे एक मास का या फिर मासेस ऑफ सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, ट्यूमर्स बोल देते हैं। तो फिर ट्यूमर क्या होता है। देखो ट्यूमर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर को हम न्यूप्लास्टिक ट्यूमर भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली डिफरेंस लिखे हुए हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, तो हमने डायरेक्टली डिफरेंस लिखे हैं। देखो बिनाइन ट्यूमर अपनी जगह में या फिर जहाँ पे वो रिजिनेट होते हैं
वहीं पे कन्फाइंड रहते हैं, बंधे रहते हैं, आगे पीछे या फिर दूसरी बॉडी के पार्ट में नहीं जाते हैं। रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन या लोकेशन। लेकिन मलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। डू नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पे वो बनते हैं, ओरिजिन होता है, वहाँ से वो दूसरी जगह पे फैल सकते हैं, लेकिन बिनाइन नहीं फैलते हैं। याद रखना है कि मलिग्नेंट में जो एम आ रहा है इसको आप मोशन या मूवमेंट से याद रखना है कि मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और बिनाइन वाले मूवमेंट नहीं करते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। हाँ, ये एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं, लेकिन मलिग्नेंट क्या होते हैं? कैन बी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। थर्ड डिफरेंस क्या है? कॉज लिटिल डैमेज। हाँ, इन ये डैमेज कम, मतलब कि ये इफेक्टिव कम होते हैं, लेकिन मलिग्नेंट वाले क्या होता है? कॉज स्वीयर डैमेज, ये बहुत घातक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ये। फोर्थ डिफरेंस क्या है बिनाइन के बारे में? डू नॉट शो मेटास्टेसिस। और मलिग्नेंट क्या करते हैं? ये मेटास्टेसिस शो करते हैं। अभी मेटास्टेसिस क्या होता है ये देखते हैं। देखो, मेटास्टेसिस क्या होता है कि जहाँ पे ट्यूमर बनता है, अगर किसी पार्ट पे हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बना है तो वहाँ से कुछ सेल टूटते हैं, स्लफ्ट होते हैं, और ये दूसरे ऑर्गन पे जाके उसको भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और वहाँ पे भी क्लम्पिंग कर देते हैं और कैंसर कॉज कर देते हैं या ट्यूमर बना देते हैं। तो क्या लिखा है? सेल्स स्लफ्ट फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स, और ये किसकी हेल्प से जाते हैं? थ्रू ब्लड। एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ट, और जहाँ पे भी ये जाके लॉस्ट या फिर जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, वहीं पे ये एक नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस। कैंसर का कॉज क्या है? तो कॉजेज ऑफ कैंसर में इट इज़ इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये फिजिकली भी, केमिकली भी और बायोलॉजिकली भी हो सकती है। इसके भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ये कैंसर को कॉज करते हैं, और जो कैंसर कॉज करने वाला एजेंट होता है उसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कार्सिनोजेंस याद रखना है, कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं। देखो, हमारे पास और कौन सा कॉज हो सकता है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जिनमें से आयंस वगैरह की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया। ये किसी भी, ये ऐसी रेडिएशन होती है जो आयंस में तोड़ देती है पार्टिकल्स वगैरह को। तो एक्सरे की वजह से भी कैंसर हो सकती है, गामा रेज की वजह से भी कैंसर हो सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि यूवी रेज एलिमेंट्स को आयंस में नहीं तोड़ती है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेज होती है, तो ये भी कैंसर को कॉज कर देती है, और ये डीएनए वगैरह को डैमेज करती है, जिसकी वजह से डीएनए में चेंज आ जाता है, तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू खाने से भी कैंसर होता है। और कौन सा कैंसर होता है? लंग कैंसर या माउथ कैंसर हो जाता है। कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ऐसे वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, और इनके पास जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ऐसे जीन्स को हम वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मली भी सेल्स होते हैं जिनके अंदर कैंसर की प्रॉपर्टी होती है, या फिर वो भी कैंसर में तब्दील हो सकते हैं, कैंसर सेल में तब्दील हो सकते हैं। तो नॉर्मल सेल में जो जीन होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। सेलुलर ऑन्कोजीन्स जो नॉर्मल सेल में जीन पाए जाते हैं जो एक्टिवेट होकर कैंसर कॉज कर सकते हैं, या फिर हम सी ऑन्क बोल सकते हैं इनको, सी ऑन्क। और इन्हीं का एक और नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो कैंसर कॉज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैसे हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं और उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। देखो, इसके पास जो हमारे पास मेथड है वो है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि
जिस टिश्यू में हमें लगता है कि कैंसर है उसका हम एक पीस लेते हैं और उसके एक सेक्शन को कट करके स्टेन किया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है। और ये एग्जामिन कौन करता है? एक पैथोलॉजिस्ट। तो क्या लिखा है बायोप्सी में? अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट। और कैसे डिटेक्शन करते हैं हम? तो देखो, इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। रेडियोग्राफी, जिसमें हम एक्सरे को यूज़ करते हैं। सीटी की फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी में भी हम एक्सरेज को यूज करते हैं और एक 3D इमेज डेवलप करते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज डेवलप करते हैं। एमआरआई में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। और भी हमारे पास मेथड होता है। तो एंटीबॉडीज़ या एंटीजन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है कि जिसकी वजह से हम कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसरस सेल्स। कैंसर का ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करें तो कॉमनली सर्जरी होता है, ऑर्गन्स को या फिर ट्यूमर को कट करके निकाला जाता है, कॉमनली सर्जरी होता है। लेकिन रेडियोथेरापी में भी हम कैंसर का ट्रीट करते हैं। तो रेडियोथेरापी क्या होती है? इसमें हम ट्यूमर को इरेडिएट करते हैं, इसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं जिसकी वजह से वो ट्यूमर मर सकता है और ये कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ख़राब किए या फिर मार दिए जाते हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि ये रेडिएशन नॉर्मल सेल्स के ऊपर ना पड़े, नहीं तो उनमें भी वो कैंसर सेल प्रोड्यूस कर सकती है। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीदली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। बस इसमें यही एक प्रिकॉशन है, अपने याद रखना है। फिर हमारे पास एक कीमोथेरापीयूटिक मेथड होता है या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको हम कीमोथेरापीयूटिक ड्रग्स बोलते हैं। इनको भी हम ट्यूमर्स या कैंसर सेल्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेकिन कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो जाता है या अनीमिया भी हो सकता है। देखो, ज़्यादातर मोस्ट जो कैंसर के केसेज होते हैं उनको हम सर्जरी और कीमोथेरापी दोनों की हेल्प से या दोनों के कम्बिनेशन से रिजॉल्व करते हैं। एक हमारे पास एक और लास्ट इसका ट्रीटमेंट है जो है अल्फ़ा इंटरफेरोन। अल्फ़ा इंटरफेरोन क्या होता है? विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स टू डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। मतलब कि अल्फ़ा इंटरफेरोन केमिकल्स होते हैं या फिर हमारी बॉडी का कुछ इम्यून सिस्टम होता है जो कैंसर के ट्यूमर्स को या फिर कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए सेल्स को एक्टिवेट करता है या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। क्या याद रखना है कि अल्फ़ा इंटरफेरोन कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स या ट्यूमर को किल कर सकते हैं, और ये तभी होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो या फिर एक्टिवेट हो। तो अभी तक इसमें है, उसके बाद में हम ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ शुरू करते हैं।